नमस्कार। इकोनॉमी टुडे में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और सबसे पहले नजर डालेंगे आज की टॉप लाइंस पर। जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैठक की अध्यक्षता। जीएसटी दरों को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों पर हो सकता है मंथन। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। दिल्ली में इंडिया रीजनल एयर मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज। केंद्रीय विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू करेंगे संबोधित। कॉन्फ्रेंस में एविएशन में उभरती तकनीक पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट, पॉलिसी मेकर और इनोवेटर करेंगे चर्चा। आज सपाट कारोबार के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 81,000 के पार और निफ्टी 24,785 के पार कारोबार करते आए नजर। तो ये टॉप लाइंस हमारी आज के इस इकोनॉमी टुडे की। और अब बात करेंगे हम जीएसटी की। जी हां, जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक आज नई दिल्ली में होने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी और इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। और इस अहम बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए बनी मंत्री समूह की सिफारिशों को विचार विमर्श के लिए पेश किया जा सकता है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी दरों में बदलाव पर भी राज्य सरकारों के साथ चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाले जीएसटी पर एक स्टेटस रिपोर्ट भी परिषद के सामने रखी जा सकती है। और इससे पहले जीएसटी परिषद की इस साल जून में मीटिंग हुई थी। बढ़ेंगे आगे। आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान क्राउन प्रिंस ऊर्जा और संपर्क सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे मुंबई में एक व्यापार मंच में भी शामिल होंगे। हाल के वर्षों में कई क्षेत्रों में भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी गहरी हुई है, जिनमें ट्रेड की बात कर ली जाए, इन्वेस्टमेंट की बात कर ली जाए, राजनीति की बात कर ली जाए, संपर्क, एनर्जी सिक्योरिटी, तकनीक, शिक्षा और कल्चर जैसे विषय शामिल हैं। बात सेमीकंडक्टर की। जी हां, भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। भविष्य में सेमीकंडक्टर की बढ़ती हुई भूमिका को देखते हुए वैश्विक और घरेलू कंपनियों द्वारा बड़े स्तर पर इस सेक्टर में निवेश किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से देश में अब तक 6 सेमीकंडक्टर प्लांट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। इन 6 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में अलग अलग कंपनियों द्वारा करीब 2,36,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। केंद्र सरकार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत कंपनियों को सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने पर 50% की पूंजीगत सहायता भी दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस साल 5 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले साल दूसरे भाग में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का उत्पादन किया जाएगा। भारत में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके अंतर्गत अभी तक 5 बड़े यूनिट्स एस्टैब्लिश करने का मौका हुआ है और इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। माइक्रॉन यूनिट जो गुजरात में लग रही है, उसी तरह टाटा के 2 यूनिट लग रहे हैं, एक सीजी पावर का यूनिट लग रहा है और अभी रिसेंटली हमने क्लियर किया है केन्स टेक्नोलॉजीज का प्रपोजल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उसकी मंजूरी दे दी है। तो इस हिसाब से जो पहली बार जो है इंडिया में सेमीकंडक्टर का जो एक्चुअल उत्पादन
भारत में बनने की अभी संभावना हुई है और अगले साल 2025 में दूसरे भाग में ज़रूर इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होगी। अभी तो पायलट मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू हो गई है कमर्शियल बेसिस पे। पहले पायलट मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से सेमीकंडक्टर चिप्स भारत से निकलना शुरू हो गया है, लेकिन फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही पॉजिटिव सचिव। और सचिव एस कृष्णन ने यह भी कहा कि भारत ने सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देने के लिए विश्व के कई देशों के साथ कोलैबोरेशन भी किया है। हम दुनिया के काफ़ी सारे देशों के साथ और ख़ासकर लाइक माइंडेड देशों के साथ ऐसे कोलैबोरेशन हम कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, यूरोपियन यूनियन के साथ है। उसी तरह हमारी ये अंडरस्टैंडिंग जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हमने सिंगापुर के साथ भी किया हुआ है। इसमें जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन की रेजिलियंस बढ़ाने के लिए ख़ास कुछ मेजर्स लिए जाएंगे। उसी तरह एक्सपीरियंस शेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोलैबोरेशन और स्किलिंग में खासकर कोलैबोरेशन हम करेंगे। और इसके ज़रिए इंडिया में जो सेमीकंडक्टर, भारत में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और कुछ एरियाज़ में जो है इंडिया भी सिंगापुर का मदद करेगी। ये एक म्यूचुअल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि चिप का चैंपियन बनेगा आने वाले वर्षों में भारत। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे मार्केट की। गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो गिरावट के साथ इसकी शुरुआत हुई है। 51 अंकों की गिरावट हुई और 24,876 अंक पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। 51 अंकों की गिरावट इसमें देखी जा रही है। सेंसेक्स की बात की जाए, बाजार गिरावट के साथ आज खुले हैं। 162 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और 81,021 अंक पर इस वक्त कारोबार करता हुआ सेंसेक्स नजर आ रहा है। निफ्टी 500 की बात की जाए तो इसमें भी 66 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और ये इस वक्त गिरावट इसका भी इसमें भी रुख देखा जा रहा है। तो चाहे वो सेंसेक्स की बात की या फिर निफ्टी की बात की जाए, दोनों ही इंडेक्सेस में गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। टॉप गेनर्स की आज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस की बात हो, एशियन पेंट्स की बात हो, JSW स्टील की बात हो, LTIM की बात हो, नेस्ले इंडिया की बात हो, इन तमाम कंपनीज में इनके शेयरों में आज बढ़त देखी जा रही है। टॉप गेनर्स हैं ये, लगातार इसमें एक अच्छी बढ़त देखी जा रही है इन तमाम शेयरों में। और वहीं टॉप लूजर्स की बात की जाए तो SBIN, BPCL, ICICI बैंक, NTPC, HCL टेक्नोलॉजी, इन क्षेत्रों में, इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप लूजर्स की कैटेगरी में ये आज शामिल हो चुके हैं। तो ये मार्केट का हाल, चाहे वो सेंसेक्स की बात हो, निफ्टी की बात हो, उसमें भी गिरावट का रुख इस वक्त देखा जा रहा है। और कुछ हमने आपको दिखाए, कुछ कंपनीज, उनके शेयर जो कि टॉप लूजर्स हैं और कुछ कंपनियों के शेयर वो टॉप गेनर्स में भी हैं। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात करेंगे हम आज के फोकस की। और जो हमारा आज का फोकस है वो है जो भारतीय खिलौना उद्योग है, क्योंकि अब से कुछ ही दिनों के बाद किड्स इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और 2024 के इस भारतीय खिलौना उद्योग में आप देख सकते हैं ये कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि 12 से लेकर 14 सितंबर 2024 को मुंबई में किड्स इंडिया फेयर का आयोजन किया जा रहा है, 12 से लेकर 14 सितंबर 2024 तक। और खिलौना उद्योग के लिए 2024 तक, यानी कि इस साल तक 2 से 3 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की क्षमता है। आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 बिलियन डॉलर तक
जो पूरा टॉय इंडस्ट्री है भारत में, उसके बढ़ने की क्षमता, ये जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो इसका आकलन कर रहे हैं। भारतीय खिलौना उद्योग वैश्विक उद्योग के आकार का केवल 0.5% है, तो अभी ये कम है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सिर्फ 0.5% है और इसके और भी बढ़ने की हम उम्मीद कर सकते हैं। किस तरह से आने वाले वर्षों में हम इसमें इजाफा देखेंगे। भारतीय खिलौना मांग में यानी कि डिमांड में 10 से 15% की वृद्धि का अनुमान है कि भारत में जो अभी खिलौना का जो एक डिमांड है उसमें 10 से 15% की वृद्धि का अनुमान दर्ज किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में 2022-23 में उल्लेखनीय इसमें वृद्धि हुई है। 2014-15 में जो था उससे अब कहीं ज्यादा 2022-23 में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। बढ़ेंगे आगे। आयात जो हम इंपोर्ट करते थे उसमें 52% की गिरावट आई है। जी हां, क्योंकि हम इसमें लगातार आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं, और वहीं निर्यात में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 239% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो इंपोर्ट पे हमारा जो फोकस है वो अब घटता जा रहा है। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एक्सपोर्ट पे होता जा रहा है। 2014 से 2020 की बात की जाए तो इसमें यानी कि बीते 6 वर्षों में विनिर्माण इकाइयों की संख्या भी काफ़ी दोगुनी हुई है, जो कि इस सेक्टर के लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लगातार इसके विनिर्माण इकाइयाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। जो आयातित वस्तुएं हैं उस पर भी निर्भरता हमारी कम हुई है और ये 33% से घटकर 12% पर आ गई। जैसा कि हमने कहा कि लगातार हम इंपोर्ट में हम कमी करते जा रहे हैं और एक्सपोर्ट हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इस आंकड़े को। और भारत अब बन रहा है दुनिया के मौजूदा खिलौना केंद्रों का एक विकल्प के तौर पर, चूंकि एक चाइना और जो एक ताइवान है उस पर पूरे विश्व की निर्भरता है, लेकिन अब उसको रिप्लेस करके भारत भी इस दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक ऑप्शन के तौर पर, एक विकल्प के तौर पर भारत अब अपने आप को स्थापित करता जा रहा है। और भारत के जो घरेलू खिलौना उद्योग है उसको मदद देने के लिए क्लस्टर बेस्ड जो हमारा अप्रोच है उस पर भी सरकार ध्यान दे रही है कि किस तरह से हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हमारा होना चाहिए। इसमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे इस पूरे इंडस्ट्री का होगा। और इसमें R&D को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए द इंडियन टॉय फेयर की बात की जाए, जो कि बीते सालों में इसका आयोजन किया गया था, टॉयकथॉन की बात की जाए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि R&D की ज़रूरत होती है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, तमाम स्टार्टअप्स आते हैं। तो इंडियन टॉय फेयर की बात हो या फिर टॉयकथॉन की बात हो, इन तमाम चीज़ों के ज़रिए नवाचार को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो ये कुछ अहम बातें भारतीय खिलौना उद्योग की, और हम इस पे बातचीत करेंगे अपने ख़ास मेहमानों के साथ। और हमारे साथ 2 बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ हैं मिनाली अग्रवाल जी, जो कि डायरेक्टर हैं पी प्ले से। मिनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ दिशा कथारानी जी हैं, जो कि को फाउंडर हैं इमेजिमेक के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले मिनाली जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि भारतीय जो खिलौना उद्योग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच हमारा है, हम जो इंपोर्ट करते थे उस पर अब डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है, एक्सपोर्ट हम लगातार बढ़ता जा रहा है। एक कैसी पिक्चर आज की तारीख में 2024 में भारतीय खिलौना उद्योग का कैसा है स्थिति, कैसी स्थिति है भारत में? मैं आपको बताना चाहूँगी अमीश जी कि ये खिलौना इंडस्ट्री जो पिछले 5 साल में 6 साल में बढ़ी है, जी। उसका ग्रोथ जो नंबर में आपको दिख रहा है वो एकदम सही है। अभी जो दुनिया की आमदनी है, मतलब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ओवरऑल मिडिल क्लास का बढ़ना और अपना जो इकोनॉमी है बढ़ने की वजह से जी। डिमांड ऑफ टॉयज बहुत बढ़ गया है। लोग बहुत ज़्यादा विदेशों में जाने लगे हैं और विदेशों में जाके जब वो दूसरे टॉयज देखते हैं तब उनको लगता है कि इंडिया में क्यों ये टॉयज नहीं मिलते हैं, और हम मैन्युफैक्चरर्स वो टॉय गैप को फिल कर रहे हैं और उस वजह से काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। इंडिया इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, और इंडिया के अलावा बाहर से भी इतनी ज़्यादा डिमांड्स अभी आने लगी हैं। लोगों को नए नए टॉयज जो इंडिया में बन रहे हैं, जो पहले उनको पता भी नहीं था कि इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट है टॉयज का, अभी वो लोग आके इंडिया में टॉयज खरीदना चाहते हैं। लेकिन दिशा जी, हमने बीते वर्षों में देखा है कि सरकार भी अब लगातार इसको लेकर प्रोएक्टिव है। तमाम स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं, टॉयकथॉन का आयोजन किया जा रहा है, इंडियन टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जैसा कि हमने कहा कि ग्लोबली जो बिग प्लेयर्स हैं, चाहे वो चीन की बात कर ली जाए, ताइवान की बात कर ली जाए, उसको हटा के रिप्लेस करके
भारत सरकार की ये कोशिश है कि भारत एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सामने आए। ऐसे में जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको आप कैसे देखती हैं? और आने वाला फ्यूचर जो है इस इंडस्ट्री के लिए, वो कैसा रहने वाला है? जी, बिल्कुल, जैसे आपने बताया और मनाली जी ने बताया, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं टॉय इंडस्ट्री को एक बढ़ावा देने के लिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो क्वालिटी कंट्रोल 2020 में जो आया गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमारी इंडस्ट्री में। जो अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर रहा करता था टॉयज़, वो आज एक ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के आने से भारतीय टॉयज़ में क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। क्वालिटी जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है टॉयज़ के लिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। इसके अलावा जैसे आपने बताया, गवर्नमेंट की जो एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज़ जो गवर्नमेंट ने लाया हुआ है, उसमें 21 इनिशिएटिव्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें कि टॉयकथॉन है, टॉय क्लस्टर्स है, जैसा कि आपने बताया। ये सारे इनिशिएटिव्स जो है, ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं और आगे चल के इसके हमें और भी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और कहते हैं कि जैसे टॉयज़ को इंटरनेशनल स्केल पे इंडियन टॉयज़ को डेफिनिटली लाया जा सकता है। हमारे देश में जो इनोवेशन की एक क्षमता है, जो हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करने का जो एक हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो आज बाकी देशों में भी एक्सेप्ट हो रहा है। हम जब इंटरनेशनली एग्जिबिट करते हैं, चाहे जर्मनी टॉय फेयर हो या न्यूयॉर्क हो, तो वहाँ पे भी बायर्स से हमें यही फीडबैक मिलता है और वो खुद ट्रैवल करके इंडिया भी आते हैं, हमारी फैक्ट्रीज वगैरह विजिट करने के लिए, हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए। और आज इमेजिमेक का एग्जाम्पल लिया जाए तो हम 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज में पहुँच चुके हैं हमारे टॉयज़ को लेके। ओके, बहुत ही अच्छी आपने बात की। हम 20 कंट्रीज़ में हमारी पहुंच हो चुकी है। ऐसे में मिनाली जी, अगर एंटरप्रेन्योर्स की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, वुमेन पावर की बात की जाए, तो इस पूरे सेक्टर में, इस पूरे इंडस्ट्री में किस तरह की सहभागिता महिलाओं की है? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं बोलना चाहूँगी कि विमेन एज अ टॉय एंटरप्रेन्योर्स आर द बेस्ट बिकॉज विमेन एक मदर भी होती है एंड दे अंडरस्टैंड द नीड कि बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को क्या पसंद आता है। जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं तो उनको क्या ज़रूरतें होती हैं और उस हिसाब से जब एक विमेन टॉय बनाती है तो वो टॉय बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारी विमेन्स टॉय इंडस्ट्री में आई हैं और मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि पहले जब विमेन नहीं थी तब अच्छे टॉयज़ नहीं बनते थे, बट अभी क्वालिटी ऑफ टॉयज़ काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि वो समझती हैं कि बच्चों को किस तरह की खेल की ज़रूरत है। एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर या एज अ मदर आई वुड लाइक टू से कि खेल बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। खेल सिर्फ एक बोर होने से बचने की चीज़ नहीं है। एक छोटे बच्चे को खेल इतना ज़रूरी होता है, पढ़ाई से भी ज़्यादा ज़रूरी खेल है। अगर हम उस खेल में बहुत इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ाई डाल दें तो वो खिलौना बहुत अच्छा हो जाता है। रादर देन हम पढ़ाई करें, हम खिलौने ऐसे बनाएं कि बच्चे खेलते खेलते सीख जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी तरह का बिल्कुल अभी हम निर्माण कर रहे हैं। हमारे आप देखेंगे टॉय इंडस्ट्री में इतने सारे एजुकेशनल टॉयज अभी अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को खेल खेल में सिखा देते हैं और बच्चे खेलते खेलते इतनी सारी स्किल सीख जाते हैं। और एक बच्चे को बढ़ते समय टीम बिल्डिंग हो गया, एक साथ कैसे खेलना है और उनकी फिंगर्स को कैसे उनको एक्सरसाइज देनी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें नहीं पता है कि एक खेल में क्या क्या बच्चा कर लेता है, वो हम देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन दिशा जी, चूंकि आप लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे में अगर क्रेडिट की बात की जाए, बैंकों का रोल इस तरह में कितना अहम हो जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से जो न्यू स्टार्टअप्स जो लगाना चाह रहे हैं इस पूरे फील्ड में, इस सेक्टर में, क्या कुछ उनके लिए सहूलियतें गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, बैंकों की तरफ से दी जाती हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक आज फाइनेंस के तौर पे काफ़ी
स्कीम्स आई हुई हैं जिसमें कि खास तौर पर महिलाओं को प्रेफरेंस दिया जाता है एंड एक इन्वेस्टमेंट लेना ज्यादा आसान हो चुका है। एंड अगर वुमेन की बात की जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे तो मनाली जी ने काफी अच्छे से बताया हुआ ही है, गवर्नमेंट की तौर पे भी काफी सपोर्ट मिलता है। पर जो टॉय इंडस्ट्री है वो वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एक काफी सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आती हैं, जैसे कि डिजाइन से लेके फैक्ट्री तक आज हमारी कंपनी में 80 से ज्यादा % महिलाएं हैं। तो ये जो है हमारी फैक्ट्री में भी काफी महिलाएं हैं जो कि आज अपना एक घर खर्च से लेके अपने बच्चों की परवरिश तक का एक जिम्मेदारी ले सकती हैं और अपने हस्बैंड के साथ कदम पे कदम मिला के आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल। ऐसे में दिशा जी एक सवाल और आपसे कि प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है जब इस तरह के प्रोग्राम्स को वो एड्रेस करते हैं कि जो हमारे जो टॉयज बन रहे हैं, खिलौने बन रहे हैं, उसमें जो भारत की संस्कृति है और जो इथॉस है, जो कल्चर है, वो भी दिखने चाहिए ताकि जब ये खिलौने बाहर भी जाएं तो इन खिलौनों के ज़रिए ही जो विश्व है, जो वर्ल्ड है, वो इंडियन कल्चर को, यहाँ के इथॉस को समझ सकें। तो इसके बात का भी ख्याल रखते हैं आप लोग? बिल्कुल जी, हमारे लिए जो है सेलिब्रेट इंडिया हम बोलते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो हम भारतीय कल्चर से लेके, भारतीय ज्योग्राफी से लेके, भारतीय साइंटिफिक प्रोग्रेस तक हर टॉपिक को कवर करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के द्वारा। चाहे वो दिवाली में रंगोली बनाने में बच्चों की सहायता करनी हो या इसरो के मिशन लाइक चंद्रयान के ऊपर बच्चों को जानकारी देने वाले टॉयज बनाना हो, हम हमेशा भारत को आगे रख के एक सोचते हैं कि भारतीय बच्चों के लिए क्या जरूरी है भारत के बारे में सीखना और एक गर्व महसूस करना। एंड यही टॉयज क्या हम आगे चल के बाकी देशों में भी जो इंडियंस हैं या बाकी देशों में जो दूसरे लोग हैं जिनको भी इंडियन कल्चर से लेके एक बड़ी जिज्ञासा है, उनके लिए हम कैसे पहुंचा सकते हैं ये टॉयज। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मृणाली जी आपसे कि ऐसे में जब सरकार भी इनिशिएट ले रही है और आप लोग भी लगातार इस पे काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगी वैसे कस्टमर्स को जो अभी भी जो फॉरेन से जो टॉयज़ हैं उन पे वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो ज़्यादा खरीदारी करते हैं बजाय कि वो हमारे जो अपने इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उस पे क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि किड्स इंडिया हो रहा है 12 सितंबर टू 14 सितंबर। एक बार आप आके वो फेयर अटेंड करिए, आपको भव्यता समझ में आएगी वो फेयर कितना बड़ा है और कितना सुंदर है। वहाँ पे इंडिया के बेस्ट कंपनीज जो टॉयज बनाती हैं वो आके अपने बेस्ट ऑफ द टॉयज दिखाती हैं। एंड मैं ये इनविटेशन आपको भी देना चाहूंगी, आप आइए एंड आपको वो फेयर देख के इतना अच्छा लगेगा और आपको प्राउड महसूस होगा कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। अभी टॉय इंडस्ट्री का मुझे लगता है एक सेटबैक यही है कि लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड किड्स इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्रीमियम टॉय फेयर है जहाँ पे सारे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सबको आना चाहिए, टॉयज देखना चाहिए। इस बार फेयर में आई थिंक 200+ तो एक्सपोर्टर्स द फॉरेन बायर्स आ रहे हैं। एंड right now Taitma has taken a charge to market this. Taitma is always taking the charge to market Kids India. Taitma में अभी हमारे पास 700+ मैन्युफैक्चरर्स जुड़े हुए हैं, 3000 से भी ज्यादा मेंबर्स हैं। तो इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है, बस हमें मार्केटिंग सपोर्ट की जरूरत है। एंड हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और इसको देखें। बेस्ट विशेस हमारी तरफ से भी मृणाली जी और दिशा जी, आप दोनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तमाम महत्वपूर्ण बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। तो चलते चलते आपको हम छोड़े जाते हैं कारोबार जगत कुछ दूसरी अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के कपड़ा उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक बढ़कर $350 अरब का हो सकता है। इस दौरान करीब 3.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की ओर से पिछले महीने जारी किए गए डेटा के मुताबिक कपड़ा और परिधान क्षेत्र का कुल निर्यात जुलाई 2024 में करीब $3000 मिलियन रहा। भारत का बैटरी विनिर्माण उद्योग ACC बैटरी और संबंधित घटक विनिर्माण क्षेत्र अगले 5 वर्षों में 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को हासिल कर सकता है। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस के अनुसार ACC विनिर्माण उद्योग में इस अवधि के दौरान 50,000 प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने की क्षमता है।
ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक रूस के सोची में आयोजित की गई। श्रम और रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर महेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक घोषणा के मसौदे पर विचार विमर्श में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने काम की बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए कार्यबल के पुनः कौशल और उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया। भारत का हाउसिंग सेक्टर अगले 3 से 5 वर्षों में 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से किए जाने वाले पूंजीगत निवेश में पिछले 5 वर्षों में 3 गुना का इजाफा देखने को मिला है। सरकार के सहयोग से निजी सेक्टर भी तेजी से पूंजीगत निवेश बढ़ा रहा है, जिसके कारण आने वाले वर्षों में हाउसिंग सेक्टर में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है। भारतीय बाजार में सेंसेक्स डेरिवेटिव की दोबारा पेशकश में मिली कामयाबी के बाद बीएसई अपने 30 शेयर वाले इंडेक्स यानी सेंसेक्स को ऑफशोर उतारने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसई की सहायक कंपनी इंडिया INX को सेंसेक्स 30 डेरिवेटिव सौदों के लिए जुलाई में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई। इस सप्ताह बाजार में आईपीओ की भरमार रहने वाली है और निवेशकों को कुल 13 कंपनियों में निवेश करने का मौका मिलेगा। ये 13 कंपनियां बाजार से 8,644 करोड़ रुपए जुटाने के लिए आईपीओ ला रही हैं। इस सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले कुल 13 आईपीओ में से 4 मेन बोर्ड और 9 एसएमई से जुड़े हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ आज खुलने के लिए तैयार है। निवेशकों के पास इसमें 11 सितंबर तक निवेश करने का मौका रहेगा। इशू के लिए प्राइस बैंड 66 रुपए से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का इरादा आईपीओ के जरिए 6,560 करोड़ रुपए जुटाने का है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। अब से कुछ देर में यूएई के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम वार्ता होने वाली है। दोनों देशों के बीच रिश्तों को इस यात्रा से मिलेंगे नए आयाम। साथ ही नजर रहेगी सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई पर। आज कोलकाता में रेप और हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट कर रही है अहम सुनवाई। साथ ही नजर होगी आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों पर भी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और खेल जगत की खबरों पर भी देंगे आपको तमाम जानकारी। संवाददाताओं से लेंगे अपडेट। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज़ 10 में बड़ी हेडलाइंस पर। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में करेगी सुनवाई। 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी करेगी विचार। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज। दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन। वहीं हरियाणा के लिए कांग्रेस ने जारी की 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक। जीएसटी दरों को लेकर मंत्री समूह की सिफारिशों पर हो सकता है मंथन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में लेंगे भाग। बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। और पेरिस पैरालंपिक सफलतापूर्वक संपन्न। भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदकों के साथ अभियान किया समाप्त। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को दी शिकस्त। और न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं अबू धाबी की क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के साथ। आपको बता दें कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। क्राउन प्रिंस पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और क्राउन प्रिंस राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। साथ ही क्राउन प्रिंस आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। क्राउन प्रिंस की इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। क्राउन प्रिंस के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधि मंडल भी आया है। क्राउन प्रिंस खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। क्राउन प्रिंस की इस ऐतिहासिक यात्रा पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अमृतपाल हमारे साथ। अमृतपाल, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे, कितने बजे द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है? और अगर यूएई और भारत के संबंधों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की ऐतिहासिक यात्रा थी। इसके बाद फरवरी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई गए थे और 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। अगर यूएई और भारत के संबंधों की बात की जाए तो ऊर्जा संपर्क के क्षेत्रों में और साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में क्या आज कोई एमओयू साइन होने की उम्मीद है? देखिए, ये मुलाकात भावना 11:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी और शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बीच में होगी। और फिर उसके बाद ये पहले 1-on-1 मीटिंग्स हैं, उसके बाद डेलीगेशन लेवल टॉक्स हैं। जैसे आपने कहा कि उनकी kabina के मंत्री उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और एक बड़ी बिजनेस डेलीगेशन भी ट्रैवल कर रही है। तो पूरे जो इंटायर गैमेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस हैं वो डिस्कस होंगे, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, पॉलिटिकल रिलेशंस, डिफेंस के क्षेत्र में
एनर्जी के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे दोनों की जो पार्टनरशिप है इसको और मजबूत किया जा सके। एक तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो आपने 2017 में एस्टैब्लिश की। दूसरा आपके बीच आपके दोनों के बीच एक सीपा है जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं, जिसको जो ट्रेड पे फोकस करती है। तो आप जो नई जो एरियाज हैं, इमर्जिंग एरियाज हैं, सोलर के क्षेत्र में, गोल्ड और माइनिंग के क्षेत्र में, इन पर आप बातचीत करेंगे। करार क्या क्या हो सकते हैं वो देखना होगा कि दोनों क्योंकि एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप है, आपका ट्रेड अच्छा है पर इसको आप और आगे लेके जाना चाहते हैं। करीब 85 मिलियन डॉलर्स का आपका ट्रेड है, आपका टारगेट करीब 100 मिलियन के हैं, तो उसका एक रिव्यू होगा कि कैसे आप इसको और बढ़ा सकते हैं। ये तो हो गई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो इनकी वार्ता है। बाकी बिजनेस के साथ जो एंगेजमेंट है, क्योंकि काफी कंपनीज यूएई की भारत में इंटरेस्टेड है इन्वेस्ट करने को, इंफ्रास्ट्रक्चर में, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो बॉम्बे में, मुंबई में कल इनकी बिजनेस राउंड टेबल है जहां पर क्राउन प्रिंस रहेंगे पर इनकी बिजनेस डेलीगेशन रहेगी। वहाँ काफी B2B समझौते होने की संभावना है। तो ये पूरा, और दूसरा एक रक्षा के क्षेत्र में आप कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। आप याद करें जो राजस्थान में एक्सरसाइज हुई थी यूएई की फोर्सेस और आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके दरमियान, ये अब आप इस डिफेंस पार्टनरशिप को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये तो हो गया कि बायलैटरल लेवल पर। जाहिर है कि जब यूएई एक बड़ा प्लेयर है वेस्ट एशिया का, तो जब वो आते हैं तो और जो क्राइसिस वहाँ चल रहा है। यहाँ आपने जिस तरीके से व्यापार की बात करी, दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध तो रही हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर भी दोनों देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर दोनों देशों के व्यापारिक की बात की जाए तो 85 अरब अमेरिकी डॉलर दोनों के बीच में व्यापार रहा है 2022-23 में। अब मुंबई भी जाएंगे क्राउन प्रिंस, वहां बिजनेस मीट होने वाली है, वहां किस तरीके के मुद्दे सामने आ सकते हैं और निवेश के और रास्ते कैसे खुल सकते हैं? भावना, मैंने ये बताया आपको कि इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं, बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो एग्रीमेंट्स होते हैं, या गवर्नमेंट एसेंशियली एक आर्किटेक्चर, ओवर आर्चिंग आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है कि आप ट्रेड फैसिलिटेट करें। फाइनली ट्रेड कौन करता है? ट्रेड करती हैं निजी कंपनियां जो यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं। आपकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन है वहाँ पर, तो आप अपनी इन लिंकेजेस पर बिल्ड अपॉन करके आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, गोल्ड एंड माइनिंग के क्षेत्र में आप इन्वेस्टमेंट्स और लाना चाहेंगे। इंडियन कंपनीज इंटरेस्टेड हैं यूएई कंपनीज के साथ पार्टनर करके इंडिया में मैन्युफैक्चर करने को। तो ये इन मुद्दों पे बात हो सकती है। फिर आपकी बात हो सकती है कि क्या आप जो टेक्नोलॉजी के जो और आयाम हैं, जो और अपॉर्चुनिटीज हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, उन कंप्यूटिंग में आप कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। उनके पास, आपके पास एक टैलेंट पूल है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास निवेश करने के लिए पैसा है। तो कैसे दोनों लेवरेज कर सकते हैं इसको, इन मुद्दों पर उस बिजनेस राउंड टेबल में बातचीत होगी। जी, तो बिल्कुल अमृतपाल, नए और उभरते रिश्तों में साझेदारी और देखने को मिलेगी क्राउन प्रिंस के इस भारत की 3 दिवसीय यात्रा में। अमृतपाल, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर की, जहां सुरक्षा बलों को सुबह सुबह एक बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा के इलाम में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 1 पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। न्यूज़ 10 में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले की,
जहां सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में सुनवाई करेगा। न्यायालय ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट के अलावा केंद्र के आवेदन पर भी विचार करेगी। इससे पहले 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को लताड़ लगाई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या को भयावह करार देते हुए चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने की भी बात कही थी। वहीं कोलकाता के इस मामले में न्याय की मांग को लेकर आक्रोशित लोग फिर सड़कों पर उतर आए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में चर्चा के लिए बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोलकाता और अन्य जगहों पर भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। कोलकाता में आम लोगों ने मशाल लेकर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। तो देश भर में इस समय आक्रोश है, वहीं कोलकाता में महिलाओं ने मशाल उठाकर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। बड़ी संख्या में आप महिलाओं को देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, जहां महिलाओं ने मशाल उठाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राज्य के मूर्तिकारों और कलाकारों ने भी घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और सभी ने प्लेकार्ड उठाकर एक ही मांग करी, हमें न्याय चाहिए, वी वांट जस्टिस। इसके साथ साथ कोलकाता में रिक्शा खींचने वाले लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन कर अपना गुस्सा जाहिर किया। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कोलकाता के रिक्शा चालकों ने अपने रिक्शा पर प्लेकार्ड लगाकर जस्टिस फॉर